एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, जिसके खिलाफ एनआईए क्रैकडाउन करता है, और दूसरा वो बिल्कुल कोई ज्यादा उसमें समझाने वाली बात नहीं, और एक तरफ बजरंग दल है, उसकी अप्रोच से, उसकी आइडियोलॉजी से किसी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन बैन करके आप दोनों को एक तुलना में ले आएंगे, एक जगह रख देंगे, तो मैं वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, क्या ये आप उल्टा नहीं कर देंगे? एक वक्त वो विपिन जी वो था जब सरदार पटेल ने नफरत की एक पावर हाउस बोल करके आरएसएस को बैन किया था, और वो संविधान के हित में किया था। बस उसी विचारधारा से कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। हम सरदार पटेल की उसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उस संविधान में आस्था रखते हैं जिसे बाबा साहब ने इस देश के हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाया था, और उस सुरक्षा हेतु हमें जिस दर्जे का कदम उठाना होगा वो हम जरूर उठाएंगे। उसमें प्रधानमंत्री आकर ध्रुवीकरण के जितने मर्जी प्रयास कर लें, हम इस देश के नागरिकों की आवाज उठाने से चोरी की सरकार के विरुद्ध, और जो मैं तो आप ही का सवाल पूछ रहा था मैम, मैं आप ही की साइड का सवाल पूछ रहा था कि अगर ऐसा है तो फिर आपके पास तो और भी स्टेट्स में सरकार है, वहां पर ये एक्शन हो जाता अब तक। वहां देखिए, जहां जहां ध्रुवीकरण और जहां जहां इस प्रकार से गैर कानूनी वाकया बढ़ रहे हैं, वहां वहां कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी गारंटीज को आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जिन गारंटीज के ऊपर चुनाव जीता गया, उन गारंटीज को ऑलरेडी वो जो है वो एक्शन में आ चुकी हैं। राजस्थान के अंदर आज आप 500 रुपए का सिलेंडर खरीदते हैं विपिन जी मात्र, और वही बात यहाँ पे चाहे नफरत के जो संस्थाएं हैं नफरत फैलाने वाली, उनके खिलाफ कदम उठाने की बात हो, या और हमारे कोई भी वायदे हों, कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और वही कर्नाटका में करेगी। वही आप एक एक रैली के अंदर देख रहे हैं, जो जनता के अंदर उत्साह है, उल्लास है अपने अधिकारों की जीत का, वो सर्वविदित है आज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव जेटली साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? ये तो कह रहे हैं कि ये तो हम एक स्पेसिफिक तरीके से जिस राज्य में जो ज्यादा है वो हम बैन करेंगे, मॉरल पुलिसिंग को बैन करेंगे, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और आरएसएस का एक एग्जांपल दिया। राजीव जी। बट साहब, मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं कर पा। मैं कह रहा था कि हाँ, मेरे हिसाब, हाँ जी, आपने महिमा जी के जवाब सुने होंगे। मैंने कहा वो कह रहे हैं कि वो राज्यभर ये डिसीजन लेंगे कि कहाँ बजरंग दल को बैन करना है, कहाँ किसको बैन करना है, और वो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण वाली इसमें कोई बात नहीं। और अभी आरएसएस का भी एक एग्जांपल दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके कि उन्होंने भी उसको बैन किया था एक वक्त में। इस पर मैं आपका जवाब मांग रहा था। नहीं, इनको बोलने का मौका और थोड़ा सा आपको देना चाहिए था कि आरएसएस को भी बैन करेंगे, बजरंग दल को भी बैन करेंगे। जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उनके साथ इनजस्टिस करेंगे, उनके साथ अन्याय करेंगे, उन्हें रहने भी नहीं देंगे, कर्नाटका में भी नहीं रहने देंगे अगर गलती से सरकार बन जाती है। और आज प्रियंका वाड्रा जी ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी ये आतंकवाद पे चुनाव क्यों लड़ती है? आतंकवाद का मुद्दा हटा दे, हिंदू मुसलमान हटा दे, आस्था की बात ना करें, धर्म की बात ना करें, लोगों के अधिकारों की बात ना करें, उसके बाद चुनाव लड़े। देखिए हमारे सामने कहां खड़े। तो प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि आतंकवाद, सेना, ये बार बार ये इसको क्यों बीच में लेकर के आते हैं? तो मतलब आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर आतंकवाद देश में पनप रहा है, जिस तरीके से बंगलोर में बम ब्लास्ट हो रहे थे, आपने देखे मैंगलोर में बम ब्लास्ट हो रहे थे, अगर उनको उसी तरीके से मोटिवेट करना है और वो मोटिवेट करने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती है, उसी अगर चुनाव का नाम देते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे चुनाव का तो परिणाम कर्नाटका की जनता बेहतर देना जानती है। कर्नाटका की जनता को बेहतर एहसास होगा कि जब अभी सरकार बनी नहीं है, पहले से इन लोगों ने कह दिया कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, हम आरएसएस की भी बात कर दी, अब तो कह रहे उन्होंने कि आरएसएस को भी हम बैन कर देंगे। नहीं, उन्होंने सभी लोगों को बैन कर, आरएसएस को बैन करने का नहीं कहा, उन्होंने एक एग्जांपल दिया पुराना, शायद आप तक उस समय आवाज नहीं पहुंच रही थी। पटेल जी ने कहा आरएसएस, ही सेड कि फोर्सेस ऑफ हेट एंड वायलेंस विल बी रूटेड आउट, शुड बी रूटेड आउट। आरएसएस को बैन किया था ये बोलकर, फोर्सेस ऑफ हेट एंड वायलेंस हैव टू बी रूटेड आउट इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो अब आप क्या चाह रहे हैं? सरदार पटेल को गलत चाह रहे हैं? आगे प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? सरदार पटेल का जो था वो गलत था। सरदार साहब को अगर आप कोट कर रहे हैं, सरदार साहब को मैं कोट करूंगा तो मुझे लगता नहीं कांग्रेस पार्टी में एक भी व्यक्ति बचेगा जिसने उनके साथ जो जातियां करी। खैर मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा, मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश के अंदर हम कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, हामी भर देंगे
कि अगर आप लेकर के आएंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे, या हम पूरा में चुनाव हुआ, बीच में भाषण दिया भी आपने, मैंने पूरा भाषण सुना आपका, मुझे बोलने दीजिए ना, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं खुद चुप होऊंगा, यूसीसी पे तो मैं चुप होऊंगा, आपसे जवाब लूंगा इस बात पे। हमने कहा कि यूसीसी लेकर के आएंगे, तो कांग्रेस क्या कहती है कि हाँ यूसीसी एक बेहतर चीज लानी चाहिए? कांग्रेस कहती है, ये मुझे लगता है मैं पॉज दूंगा अपने आप को अगले 4-5 सेकंड के लिए, ये जवाब हाँ या ना में लेके देख लीजिए। ये मना करेंगे, ये कह रहे हैं आतंकवाद पे चर्चा मत करिए, ये कह रहे हैं बजरंग दल को बैन कर देंगे, ये कह रहे हैं हिंदू आस्था जो कर्नाटका के अंदर प्रकट करेगा उसके खिलाफ हम हर वो मुहिम छेड़ेंगे जिससे वो अपनी आस्था प्रकट ना कर पाए, ये हर तरीके के प्रतिबंध वहां पर लगा देंगे। अरे अगर इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो मैं मानता हूं कि कोई वोटर तो हो सकता है आपसे खुश हो जाए, हो सकता है कोई वोटर ऐसा हो जो आपसे खुश हो जाए, जिसको खुश करने के लिए आप पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो के कवर पे भी डाल देते हैं ना इस बात को कि हम ऐसा कर्नाटका बनाएंगे, ऐसा कर्नाटका बनाएंगे जैसा कर्नाटका हमारी सरकारों में पहले होता था। हम ऐसा कर्नाटका बनाएंगे जिस कर्नाटका के अंदर ट्रेन में ब्लास्ट होते थे, बम में ब्लास्ट होते थे, बस में ब्लास्ट होते थे, ऐसा कर्नाटका बनाएंगे। और हम ऐसी परंपरा कायम करेंगे कि अगर कोई आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अरेस्ट किया जाता है या उसका एनकाउंटर किया जाता है या उसे मारा जाता है तो हम उसके ऊपर आंसू भी बहाएंगे। पीएफआई से पैसा कौन लेता था बताइए? पीएफआई से चंदा किसने लिया? आप ही लोगों ने तो लिया। आप कैसे कह रहे हो पीएफआई बैन करेंगे? पीएफआई का तो आप कह रहे हैं कि हम बैन करेंगे, आतंकवाद पे चर्चा मत करिए, हिंदू की बात मत करिए, इस्लामिक आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर आप ये सारी बातें एक साथ जोड़ेंगे तो आपने कहां मुद्दों पर चुनाव लड़ा बताइए? मुद्दों पे तो आपने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, अगर आपने मुद्दों पे चुनाव लड़ा होता तो क्या आप हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को धमकी देते क्या टीवी पर बैठ करके? या प्रियंका वाड्रा जी इस तरीके से बात करती है, राहुल गांधी हाँ जी, आता हूं। मैनिफेस्टो में बात लिखी जाती, ठीक है, हम जीना हराम कर देंगे हिंदुओं का। ठीक है, महिमा जी से जवाब ले। ठीक है राजीव जी, महिमा जी से जवाब लेते हैं जी। ये न सिर्फ शर्मनाक है, भाजपा प्रवक्ता ने जो बातें अभी कही न सिर्फ शर्मनाक हैं बल्कि हास्यास्पद इसलिए हैं क्योंकि अभी नागालैंड का चुनाव हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का चुनाव हुआ और हमारे नेता जयराम रमेश जी, हमारे नेता पवन खेड़ा जी, तमाम नेता चुनौती देते रहे कि आप आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर चर्चा कर लीजिए। आपको कितनी खबरें अभी निकालकर हेडलाइंस दिखाऊं नागालैंड के अखबारों की, मैं खुद वहां मौजूद थी जमीन पर। इसके बाद आप जरा धैर्य से सुन लीजिए, आप जरा धैर्य से सुन लीजिए, आप धैर्य रखेंगे तो फिर धैर्य की उम्मीद करें, बीच में उन्होंने हस्तक्षेप करें। आपके जयराम रमेश मेरी होटल में ठहरे हुए थे, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए आपके काम की बात बता रहा हूँ। अगली डिबेट में मत चर्चा कर देना इस बारे में, अगली डिबेट में चर्चा ना करें, मैं इसलिए बीच में रोक रहा हूँ आपको। मैं वहां पर नॉर्थ ईस्ट में था, जयराम रमेश जी वहीं पर थे, राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंच पर बोला एक बात को, आपको मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ इस बात। अच्छा, एक करके, क्योंकि आप दोनों के ही कनेक्शन थोड़े वीक है तो आवाज कट के भी आ रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक करके ले लेते। विपिन जी, मैं एक छोटी सी बात नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बता दूं आपको, उसके बाद आगे इनसे बढ़वा लेना, उनको बोलना, उसका जवाब दे देंगे। नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी जी ने, सुनिए मेरी बात को, सुनिए। अच्छा सुनिए, अरे एक मिनट सुन लीजिए, महिमा जी सुन लीजिए, एक करके ले लेता हूँ, दोनों जनों की बात ले लूंगा पूरी। ठीक है, बोलिए राजीव। नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट में था, बट साहब मैं नॉर्थ ईस्ट में था और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही जयराम रमेश जी भी थे और जयराम रमेश जी उसी होटल में ठहरे हुए थे। बीच में मत बुलवाइए इनसे प्लीज, इनको बोलिए बीच में। महिमा जी एक मिनट, दोनों की, क्योंकि आप दोनों की लाइन बहुत डिस्टर्ब आ रही है, मैं एक करके सुन लेता हूँ। राजीव जी बोल लीजिए पहले। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में मैं था, इनको शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि राहुल गांधी जी क्या करके आए थे वहां। राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंच के ऊपर शिलोंग में इस बात को कोट किया था, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हमारे धर्म पे अटैक हो जाएगा। कौन सा धर्म है राहुल गांधी जी का बताइए? सार्वजनिक मंच पे इस बात को रखा था और मेरे पास आज तक वो वीडियो मौजूद है। और ये आपके जो जयराम रमेश है ना, ये उसी होटल में ठहरे जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके तो धर्म भी बदल जाते हैं, केवल हिंदुओं से नफरत करते हैं बस, इतने ठीक है महिमा जी से नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि नॉर्थ ईस्ट में तो मैं। ठीक है राजीव जी, हाँ ठीक है, आपकी बात हो गई। हाँ महिमा जी, ये उसी शिलोंग की बात कर रहे हैं ना जहां पे इन्होंने बोला था सबसे भ्रष्ट सरकार है और आज उनके साथ गठबंधन में है। और मैं बात कर रही हूँ नागालैंड की, जहां हम चुनौती देते रहे, दिन ब दिन पूछते रहे, लेकिन ये जैसे ही हमने कहा कि इसके ऊपर आके चर्चा कर लें तो ये एकदम चुप होकर शांत होकर बैठ गए। आए दिन प्रेस ब्रीफिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम कर रहे थे।
जब ये यूसीसी की बात करते हैं, हम सवाल पूछते हैं कि इस देश की 700 से ज्यादा जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज इनके अपने पूर्व गवर्नर जो जम्मू कश्मीर में थे, वो आकर के बोलते हैं कि 370 का फैसला गलत। अच्छा ठीक है गौड़े पॉइंट, एक मिनट, अब मैं, क्योंकि मेरे पास और भी मेहमान है कार्तिकेय के पास, ठीक है मैं आता हूं, आप दोनों के पास आता हूं, तब तक कोशिश करते हैं कि आपकी लाइन भी थोड़ी सी बेहतर हो, क्योंकि शब्द थोड़े कट के आ रहे हैं। कार्तिकेय, दो चीजें हैं, एक तो मैनिफेस्टो में जैसे मैंने कहा था कि वो फ्रीबी वाला हिस्सा, उस पर अभी हम आएंगे, और लेकिन अब ये जो ताजा हिस्सा आ गया जिसमें विवाद भी जुड़ गया, वो है धार्मिक ध्रुवीकरण का। क्या इसके बिना चुनाव संभव नहीं है? मतलब ये इसका रोल, मैं खासतौर पे कर्नाटक की बात कर रहा हूं, कर्नाटक में इस चीज का कितना बड़ा रोल है? और अब जब हमारे पास एक दूसरा हिस्सा होता है जो कि काफी इन दिनों लोगों को प्रभावित करता है, दैट इज की सरकार क्या दे रही है, क्या स्कीम्स उनके लिए लेकर आ रही है, उसे आप फ्रीबी भी बोल सकते हैं, कुछ चीजें इनडायरेक्ट भी होती है, तो ऐसे में जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वो कहां ठहरता है? भट्ट साहब, काफी लोगों ने बहुत बढ़िया बातें बोली हैं, तो ऐड करना, मैं जो ऐड करूंगा, मुझे लगता है हाँ, हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं इस मुद्दे को दिल्ली में बैठकर। मतलब जहां से हम इसको देख रहे हैं, कर्नाटका इज नॉट नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका के अपने मुद्दे हैं। कर्नाटका का जो वोटर है वो अपनी सरकार को मुद्दों पर असेस करेगा। जहां तक आप धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, इज इट धार्मिक ध्रुवीकरण या एक कल्चरल इशू भी है वहां पर, जिसको कहते हैं लिबरलिज्म वर्सेस मॉरल पुलिसिंग? तो इसको समझना पड़ेगा। जो हिंदुत्व का इशू है वो कर्नाटक में सीमित है, जो अमिताभ भाई ने बोला। कोस्टल कर्नाटक की 19 सीटें हैं और कुछ नॉर्दर्न कर्नाटक की सीटें हैं, मुंबई कर्नाटक जिसको आप बोलते हैं। उसके बाहर आप धार्मिक ध्रुवीकरण एक एक्सटेंट तक कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। और शायद यही बात समझती हैं दोनों पार्टीज। इस वजह से कांग्रेस, और मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस दोनों पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ रख रही है तो उसको धार्मिक ध्रुवीकरण बोला जाएगा। वो एक है कि ठीक है, कोई भी एक्सट्रीम पे होगा तो हम उसको नहीं टॉलरेट करेंगे, मैं उसको ऐसे देखता हूं। बाकी जो बीजेपी के प्रवक्ता पूरा अपना रैंट जो उन्होंने दिया हिंदुत्व वगैरह पे, वो बताता है कि वो बीजेपी किस पिच पर खेलना चाहती है। अभी तक कांग्रेस बच के चल रही है और कांग्रेस लोकल मुद्दों पर फोकस कर रही है, इस वजह से कांग्रेस आगे है। लेकिन गलतियां कांग्रेस से भी कैंपेन में हुई हैं, बट मुझे नहीं लगता कि दिस इज दैट बिग एन इशू, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो अगर आप कर्नाटक के वोटर्स को ट्रैकर में देखें तो 50 से 57% लोग मन बना चुके हैं इस सरकार को लेकर। अगर आप सी वोटर का ट्रैकर देखें तो 57% लोग मन बना चुके थे अपने। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इशू है। हम चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस एक तो कम है, और दूसरा इसको आप रिलीजियस एंगल से देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा कल्चरल / लिबरल एंगल से देख रहा हूं कि मॉरल पुलिसिंग अगर हो रही है तो वो सबको हर्ट करती है, वो सिर्फ किसी एक विशेष धर्म को नहीं, वो एक बहुत बड़ा तबका है जो लिबरल मेजॉरिटी रिलीजन का, उसको भी अफेक्ट कर सकती है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा आपने कहा फ्रीबीज, देखिए फ्रीबीज में जो है काट की काट है बीजेपी कांग्रेस की। अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे, मैं अगर दोनों रख दूंगा आपके सामने, आप बता नहीं पाएंगे कौन सा क्या है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म चल रहा है। लेकिन एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं, मैंने मैनिफेस्टो ढंग से पढ़े जब ठीक से, अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक एक एंगल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का भी है, ऐसा नहीं है वो एलिमेंट्स नहीं है। बट फिर वही बात है, वो चीजें शायद न्यूज आइटम्स इतना अच्छा नहीं बनाती, इसलिए हम बात नहीं करते। जैसे कांग्रेस ने आईटी वगैरह में बात की है, बीजेपी ने बात करी है इन मुद्दों पर। तो दोनों ही मैनिफेस्टो बैलेंस्ड है। पॉपुलिज्म की जहां तक बात है, वो आई थिंक नीड ऑफ द आवर है, वो सबको ही करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि अगर आपको वेलफेयरिज्म / पॉपुलिज्म पे इतना रिलाय करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक जो स्थिति है पूरे देश की और राज्यों की, वो इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो वेलफेयरिज्म, सोशल सिक्योरिटी पर इतना स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस है, इसका मतलब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, तो ये भी समझना पड़ेगा। जी विजय जी, यहां पर अब चूंकि बात थोड़ी आगे निकल ही गई, तो मैनिफेस्टो में जो फ्रीबीज वाला हिस्सा है उस पर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है कि क्या ये एक नीड ऑफ द आवर जैसे कह रहे हैं यहाँ पर कार्तिकेय, वरना पहले ये नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मैनिफेस्टो में, और कोई भी राज्य हो, उसमें अच्छी खासी जगह बनाता जा रहा है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की जो 5 गारंटी वाली स्कीम जिससे उन्होंने की ये पूरा कैंपेन स्टार्ट किया था मैनिफेस्टो लाने से पहले, और छठी में उन्होंने जो गारंटी
फ्री बस सेवा की दी, तो कहीं ना कहीं वो वोटर को अपील कर रही थी, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियां जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, शायद लोगों को